हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का जनरल एक्सेप्शन वाला है वो आगे का हम इसमें पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने 17 सेक्शन 17 तक हमने इसमें पढ़ा था। तो अब जो सेक्शन 18 है वो सेक्शन 18 इसमें कोरिलेट करता है सेक्शन 80, यानी जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से जो कोई घटना घट जाती है तो उसमें अपराधी को जो है वो जनरल एक्सेप्शन के तहत उसको लाभ मिलता है, यानी उसको दंडित नहीं ठहराया जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं अब सेक्शन 18 जो है इससे रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन बनता है। मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनता है, बहुत कम ऐसे होता है कि दुर्घटना दुर्भाग्य से कोई अपराध घटित होता है तो उसके संबंध में ऐसे बीएनएस में प्रावधान जो है उनके उल्लेख कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत अभी तक तो ऐसे बहुत कम बना है, या कोई एक आधी कहीं एग्जाम में बना है मेंस में, ठीक है ना। बाकी प्री का क्वेश्चन इससे जो बनता है इलस्ट्रेशन से इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है क्या, ये सेक्शन 18 वो बात करती है कि कोई एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, ठीक है। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, यानी या तो वो मिसफॉर्च्यून हो या फिर वो एक्सीडेंट के द्वारा हो और किसी आपराधिक आशय और ज्ञान के बिना हो। तो इसके है ना हर सेक्शन के आपको एसेंशियल एलिमेंट्स निकालने होते हैं, तो उन एसेंशियल एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ के निकालना होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से होती है, और साथ में अथवा नहीं है और आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और कोई विधिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्ण रीति से का मतलब विधिपूर्ण तरीके से, लॉफुल मैनर में, ठीक है ना, लॉफुल मैनर में, विधिपूर्ण साधनों के द्वारा, यानी जिन कार्यों को आप कर रहे हो वो लॉफुल मीन्स के द्वारा होनी चाहिए, और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ, यानी जो गुड फेथ वाली जो कंडीशन है, ठीक है ना, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य और लॉफुल एक्ट होना चाहिए आपका। तो ये सारे जो है एलिमेंट इसमें आते हैं। लॉफुल एक्ट होगा, लॉफुल मीन्स होगा, लॉफुल मैनर होगा, और ड्यू केयर एंड अटेंशन होगा, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन कॉजन, और आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, यानी विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज होगा, एक्सीडेंटली और मिसफॉर्च्यून तरीके से होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं सेक्शन 18 के। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है उसकी। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल करके उछट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। अब यहाँ पर यदि एक ही ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, अभाव मतलब कमी, तो उचित सावधानी की कोई कमी नहीं थी, यानी अगर यहाँ पे नहीं हटा दो तो उचित सावधानी की कमी थी, यानी उसको सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन उचित सावधानी की कोई कमी नहीं थी, तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। तो इससे रिलेटेड ये इस तरह से सेक्शन 18 कंप्लीट होती है। और इससे रिलेटेड हम केस लॉ भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इंपोर्टेंट जो केस लॉ है वो है जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस। जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है। इसमें यही बोला था कि धारा 80, क्योंकि पुराना केस है तो धारा आईपीसी की धारा 80 का लाभ व्यक्ति को तभी मिलेगा जब क्या कार्य जो है, यानी विधिपूर्ण कार्य है, तो जब कार्य क्या हो, वैध हो, जब कार्य वैध हो। जैसे इस केस में क्या हुआ था कि यहां पर जो है ए नामक व्यक्ति जो वो एक लाठी से एक व्यक्ति को मार रहा था, और उसकी जो पत्नी है उसकी गोद में बच्चा था, और वह उसे बचाने के लिए बीच में आ गई, और जो ए नामक व्यक्ति है जो लाठी से मार रहा था, एक लाठी बच्चे के सिर पर लग गई और बच्चे ने दम तोड़ दिया, मतलब बच्चा जो मर गया। अब कोर्ट ने धारा 80 के अधीन जो है बच्चे के बचाव को अस्वीकार किया और ए को जो यहाँ पर दोषी ठहराया था। दोषी ठहराने का मतलब है उसको ऐसा नहीं कि लाठी से जो प्रहार होता है उसको सैदोष उसको क्या बोलते हैं, उपहति के लिए
लाठी से जो है वो जो हर्ट कॉज होता है उसके लिए उसको दंडित ठहराया जाएगा, ठीक है ना, या ग्रीवियस हर्ट, जिस तरह की भी गंभीरता रहेगी उससे लाठी से चोट लगने पर। अब चूंकि यहाँ पे तो वो मर गया तो ग्रीवियस हर्ट जो है यहाँ पर उसके लिए दंडित ठहराया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो इससे रिलेटेड दूसरा केस है वो है टुंडा वर्सेस रेक्स का केस। एक ये केस है, इसमें भी यही कहा था, देखो इसमें तो ये कहा था जो कार्य वैध है, यहां पर ये कहा था कि कार्य जो है वो विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए, कार्य विधिपूर्ण साधनों के द्वारा, लॉफुल मीन्स के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। और टुंडा वर्सेस रेक्स के मामले में ये बोला था कि कार्य जो है वो वैध होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या था टुंडा बनाम रेक्स के मामले में, इसमें था कि ए और बी नामक दो पहलवान थे और वो आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, और कुश्ती लड़ते लड़ते वो जो है उनमें से एक जो है वो गिर गया और उनमें से बी की जो है वो मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर उनका कार्य वैध था। और दूसरे तरीका से यह है कि उन्होंने जब कुश्ती लड़ रहे थे तो उन्होंने जो भी जोखिम होना है, जो भी नुकसान होना है, उसकी सहमति यानी कंसेंट उन्होंने एक तरह से दे दी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए को जो है वो 80 का लाभ मिला क्योंकि बी की मृत्यु हो गई गिरकर, ठीक है। तो ये है। और ऐसे ही इसमें एक और केस है आर वर्सेस वाकर का। तो आर वर्सेस वाकर में भी दुर्घटना द्वारा मृत्यु जो कारित की जाती है, तो यहां पर भी इसको जो है दोषी ठहराया जाता है। तो ये इस तरह से इसमें 3 केस हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, इलस्ट्रेशन आपको निकालना है, यहां से इस तरह से ये मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं 81 की। सेक्शन 81 से जो कोरिलेट है वो है सेक्शन 19। ये है आईपीसी की 81 से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेंस में भी पूछी जाती है और प्री से भी यहां से क्वेश्चन बनता है, केस लॉ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 81 क्या कहती है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यानी लाइकली टू कॉज हार्म्स, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना यानी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और अन्य अपहानि के निवारण के लिए और प्रिवेंट करने के लिए अदर हार्म कोई कार्य किया जाता है, तब उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाता। यानी कोई बात केवल इस कारण से वो अपराध नहीं मानी जाएगी कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है ना। अपहानि का मतलब क्या है, कोई भी हार्म, नुकसान। तो कोई बात केवल इस कारण से अपराध नहीं मानी जाएगी कि वह यह जानते हुए, अगर कोई जैसे ए और बी नामक व्यक्ति के बीच में विवाद है और ए का यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो अब यहाँ पर ए बी के खिलाफ में मुकदमा लाया है और ए कह रहा है कि बी को इस कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं, यानी बी जो है, बी का अपराध केवल इस कारण से अपराध नहीं है कि बी ने जानते हुए, ठीक है ना, बी ने जानते हुए कि उसके कार्य से अपहानि कारित होना संभाव्य है कि है ना। ये आरोप लगा रहा है कि इसने जानते हुए कि कोई वो जो कार्य किया है उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना, है ना। यानी बी का यहाँ पर आपराधिक आशय नहीं है और व्यक्ति को या फिर संपत्ति को, इन दोनों में से जो भी है जिस रिलेटेड जो मैटर है, व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण करने, है ना, या फिर परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई है। यानी प्रिवेंट करने, निवारण करने, परिवर्जन करने, अवॉइडिंग करने, ठीक है ना, अवॉइडिंग करने के पर्पज से गुड फेथ में की गई है। तो इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स यहां से निकल के आते हैं कि आवश्यकता यहाँ पे है, आवश्यकता का सिद्धांत है इसमें। तो सेक्शन को समझिए। सेक्शन कह रही है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य केवल इस कारण से वो अपराध नहीं माना जाता है कि वह जानते हुए किया गया है। क्या जानते हुए किया गया है कि उसके कार्य से अपहानि कारित होना संभाव्य है, ये बात वो जानता था, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है, अब जो यहाँ पे यदि लगा है, अब यहां से यदि है कि बी ने, यदि वह कार्य
अपहानी कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया हो तो उसको छूट मिल जाएगी। और दूसरा यह है कि उसने व्यक्ति या संपत्ति को किसी बड़ी जोखिम से, अन्य अपहानी का निवारण, यहाँ पे जो अन्य अपहानी है ना, ये ही बड़ी चीज है। जो अदर हार्म है, अन्य अपहानी, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अन्य अपहानी का निवारण यानी प्रिवेंशन करने, अन्य अपहानी को रोकने के लिए या उसको अवॉइड करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में किया हो। यहाँ पे जो अन्य अपहानी है ये होती है बड़ी अपहानी, यानी बड़ा नुकसान, बड़ा हार्म जो होता है। इस बड़ी अपहानी को रोकने के लिए छोटी अपहानी कारित करना, ठीक है, भले ही वो जानता हो, इसमें जानना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना होना चाहिए। और यहां पर ये हानि जो है वो बड़ी अपहानी होनी चाहिए। ठीक, तो ये इस तरह से आवश्यकता का सिद्धांत यहां पर निकल के आता है। तो ये जो धारा 19 है ये एक मैक्सिम है, उस पर आधारित है, ठीक है ना। आवश्यकता का सिद्धांत इसमें समाहित है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 19। अब यहाँ पे जो मैक्सिम है वो कौन सी है, वो है क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ठीक है ना। यानी आवश्यकता कानून की मोहताज नहीं होती, ठीक है ना, कानून को नहीं देखती, तो वो वाली चीज है इसमें। तो इसमें क्या है, जैसे इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन है इसमें। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि ऐसे मामले में जब यहाँ यह तथ्य का प्रश्न रहेगा कि जिस अपहानी का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, जो मैं अन्य अपहानी कह रहा था, अन्य अपहानी जो बड़ी अपहानी को रोकने के लिए जो की जा रही है, ये जो अपहानी है अन्य अपहानी, तो जिस अपहानी का निवारण, जिस हार्म को, जिस नुकसान को बचाने के लिए, रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे मामले में ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि क्या वह ऐसी प्रकृति की थी अपहानी ये, और इतनी आसन्न थी, है ना, सो इमिनेंट, इतनी मतलब जरूरी थी कि वह कार्य जो किया गया है जिससे ये जानते हुए कि उससे अपहानी कारित होना संभाव्य है, तो जिससे आसन्न थी कि वह कार्य करने की जोखिम उठाना न्यायोन्मत या माफी योग्य था, यानी वो जस्टिफाइड था या यहाँ पर वो माफी योग्य है कार्य, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। यानी वो हर मामले में देखा जाएगा कि आपने बड़ी हानि जो है वो उस सही में बड़ी हानि है या नहीं है, या ये ऐसा जरूरी था कि उस हानि को रोकने के लिए छोटी अपहानी कारित करना संभाव्य था, जरूरी था, है ना, न्यायोन्मत था या माफी योग्य था। इलस्ट्रेशन यहाँ पे कह रहा है, जैसे ए जो एक जलियान का कप्तान है, यानी कैप्टन ऑफ ए वीजल, सडनली, अचानक और अपने किसी त्रुटि या उपेक्षा के बिना, यानी विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस, किसी भी त्रुटि या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलियान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलियान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव बी 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव बी को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा अगर उसने जलियान का मार्ग नहीं बदला तो, ठीक है ना। और अपने जलियान को यानी अपने जहाज को रोकता नहीं है तो वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव बी को अनिवार्यतः टकराकर डुबो देगा, और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव जो है सी को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है। तो 20 को बचाने के लिए 2 को डुबोना उसे कोई दिक्कत वहां पर जो है वो बचाव मतलब लेगा। यहाँ पर जिसको वह संभवतः बचाकर निकल जाए, उसको ये भी लग रहा है कि 2 वाली को मैं बचाकर निकल सकता हूं, लेकिन 20 वाली तो डूबी जाएगी टकराकर। यहां यदि ए नाव सी को डुबाने के किसी आशय के बिना और नाव बी के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से, है ना, तो यानी जो 2 यात्रियों वाली नाव है उसको तो डुबाने के आशय के बिना, और जो 20 यात्रियों वाली नाव है उसके यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से, पर्पस से, गुड फेथ में वह अपना मार्ग बदल देता है। यद्यपि वह नाव सी को
ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकती है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना यह संभाव्य जानता था। तथापि फैक्चुअली यानी तथ्यतः यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव सी को डुबोने की जोखिम उठाना माफी योग्य था, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है ना। तो सारी चीजें यहां पर आती हैं कि दो वाली नाव को डुबाने के लिए वो उसका परिणाम उत्पन्न होना वो जानता था कि हाँ भाई ये डूब सकती है, इसमें मर सकते हैं आदमी। तथापि यानी फिर भी फैक्चुअली ये पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, यानी 20 यात्रियों वाली नाव को, जिससे नाव सी को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो इस तरह से यहां पर जो है, जैसे यहां पर एक और स्टेशन है, ए एक बड़े अग्निकांड के समय, यानी ग्रेट फायर, बड़ा अग्निकांड मतलब ग्रेट फायर, ये एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। अब वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति इनको बचाने की आशा से गुड फेथ में करता है। यहां यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली जो अपानी है, हार्म है, रोकने वाला जो नुकसान होने से रोकना है, वो इस प्रकृति का है, इस नेचर का है और इतना आसन्न है, यानी इतना जरूरी है कि ए का कार्य माफी योग्य है, तो ए उस अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर ये दो इलस्ट्रेशन इस तरह से होते हैं। अब उसके बाद में यहां पर जो मेन चीज है वो आती है केस लॉ की। तो केस लॉ, इसमें एक महत्वपूर्ण केस लॉ है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। ठीक है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन 1884 प्रिवी काउंसिल, ये केस है। इस केस में यह है कि बोला था कि एक व्यक्ति, क्योंकि इसमें यही था कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए दूसरा जो व्यक्ति है, वो दो लोग जो होते हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपना जीवन बचाने के लिए, क्योंकि कई दिन भूखे रहते हैं, तो अपना जीवन बचाने के लिए उस व्यक्ति को मार के खा जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये बोला था कोर्ट ने कि एक व्यक्ति जो भूख से अपना जीवन बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उसका मांस खाने के लिए उसे मार डालता है, तो वह यहां पर हत्या का दोषी होगा। क्योंकि अपने जीवन को सुरक्षित रखना, इसकी ये वाली लाइन जो है वो भी डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है ना, कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसे जीवन को मतलब इसे दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। ठीक है, ये न्यायाधीश थे कॉलरिज, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी डायरेक्ट पूछा जाता है। और इस वाद को, ये एक जो है राजस्थान एपीओ का जो पेपर हुआ था वहां पर भी पूछा गया था। इस वाद को जो है मैग्नोनेट वाद जो है वो कहा जाता है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन के वाद को। ठीक है, तो इसमें यही वाला केस इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आ जाता है रेनिगर वर्सेस फगोसा का केस है। ठीक है, इसमें भी जो है ये होता है कि एक घर को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए मतलब जो है वो आग से बचाने के लिए दूसरे के उसमें जो है वो नुकसान कारित कर देता है। ठीक है, तो है पूरा वही आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहां से जो काम का है वो है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करती है
7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है ना। और ये है 7 वर्ष से 21 सेक्शन है 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा शिशु का कार्य है। लेकिन यहाँ पर कैसा है, वो अपरिपक्व समझ का यानी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं शिशु है, चाइल्ड है, वो उसका कार्य है। तो ये एक में 7 से कम है, एक में 7 से ऊपर है। 7 से कम वाले को तो बिल्कुल छूट प्राप्त होती है, उसे किसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है। लेकिन 7 से ऊपर वाले व्यक्ति को यहाँ पर उसकी समझ को देखा जाता है कि उसकी समझ मैच्योर थी या इमेच्योर थी, यानी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, नेचर था उस कार्य को जानने का, यानी उस कार्य की प्रकृति को, उस कार्य की गंभीरता को अगर वो समझ सकता है तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, और अगर वो नहीं समझ सकता है तो फिर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य होता है, इसमें यह है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। यहां उसको तुरंत डिनाई कर दिया गया है कि वो अपराध नहीं माना जाएगा, और इसी को बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, यानी अक्षम गुड़िया। तो अक्षम गुड़िया का सिद्धांत जो वो धारा 20 में है, और धारा 20 आपकी आईपीसी की धारा 82 से कोरिलेट है। ठीक है, और 21 आपकी सेक्शन 83 आईपीसी से कोरिलेट है। अब जो 21 है इसमें क्या है, ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है, जिसकी समझ, जिसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मैच्योर नहीं है कि वह उस अवसर पर, जिस अवसर पर वह कार्य किया गया था, उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति को और परिणामों का, जो उसके परिणाम निकलेंगे, इफेक्ट जो होंगे, उसका डिसीजन कर सकता है। ठीक है, उतनी समझ उसकी नहीं है मैच्योर। तो ऐसे व्यक्ति के कार्य को जो है वह समझ के आधार पर जो देखा जाता है। अब यहां पर इसको बोलते हैं, ये कैपेक्स हो गया, यानी डॉली कैपेक्स, सक्षम गुड़िया। सक्षम गुड़िया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हो गया। अब इसमें बात आती है केस लॉ की। तो केस लॉ, इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है उल्लाह महापात्र। उल्लाह महापात्र, कहीं पे पात्र लिखी रहती है, कहीं पे पात्र लिखी रहती है। उल्लाह महापात्र वर्सेस एम्परर, 1950 उड़ीसा। ठीक है, ये केस है। इस केस में जो बालक था वो 11 वर्ष की आयु, 11 से 12 के बीच में ही था, और 11 से 12 वर्ष की आयु के बीच का जो लड़का था वो अपने हाथ में चाकू लेकर दौड़ता है दूसरे व्यक्ति की ओर, जो जिसको मार देता है वो, और ये कहते हुए उसके पीछे दौड़ता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, है ना, आज तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो उसे मार देता है। तो यहाँ पर वो समझ रहा है कि जो कार्य वो कर रहा है उसने वही कार्य किया है, तो यानी उसके आचरण की प्रकृति को समझ रहा है और परिणाम को भी समझ रहा है। तो इसीलिए वहां पर उसको हत्या के लिए यहाँ पर दोषी ठहराया गया था। ठीक है ना। ऐसे ही इसमें दूसरा जो केस है वो है मुसम्मात अमोना वर्सेस एम्परर। एक ये केस है, इसमें कहा गया था कि वहां दायित्व से व्यक्ति को जो है उन्मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी लायबिलिटी, वो लायबल ठहराया जाएगा जहां पर बालक की समझ जो वो परिपक्व है, यानी मैच्योर है। ठीक है ना। इस केस में भी ऐसे ही था कि एक 10 वर्ष की जो है 10 वर्ष की विवाहित बालिका थी, लड़की थी जिसका विवाह हुआ था, और उसको उसके ससुर के द्वारा और उसके पति के द्वारा
टॉर्चर किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी। तो उसने दिन में जब गालियां दी जा रही थी तो उसमें दिन में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात होने के बाद में उसने क्या किया कि जब वो सो गए थे तो सोते समय ही एक तेज धारदार हथियार से अपने पति का गला रेत दिया, यानी उसके मृत्यु कारित कर दी गला काट के, और वहां से जो है घर से वहां से भाग गई और जाके कहीं छिप गई। तो ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि वह कार्य की प्रकृति को समझ रही है, उसके परिणाम को भी समझ रही थी। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर वो भी हत्या के लिए दोषी ठहराई गई। ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद में एक और केस है, इसमें लिखो तो, हीरा लाल मलिक वर्सेस बिहार राज्य 1977 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसमें भी यही था कि एक 12 वर्ष से कम आयु का जो लड़का था, 12 वर्ष से कम आयु का जो लड़का था, वो अपने भाई के साथ में गया। भाई बड़ा था, है ना, मैच्योर था, लेकिन ये 12 साल का था और इसने अपने भाई के साथ में मिलकर के तीसरे व्यक्ति जिसके साथ में लड़ाई हो रही थी उसी को जो है चोट पहुंचाई थी। ठीक है। तो यहाँ इसको भी जो है दोषी ठहराया गया था उसमें। तो इसलिए मैच्योरिटी देखी जाती है, उसकी समझ, उस कार्य की प्रकृति को, आचरण की प्रकृति को, उसके परिणाम को अगर समझ रहा है वो, तो फिर उसको दोषी ठहराया जाएगा। ठीक। अब उसके बाद में यहां से जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 आपकी कोरिलेट करती है 84 आईपीसी से, यानी यहां पर जो व्यक्ति रहता है वो अनसाउंड माइंड का रहता है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है और उसके कार्य को यहाँ पर क्या कहते हैं, दंडित नहीं किया जाता है, मतलब उसके कार्य के लिए उसको, व्यक्ति को। तो ये सेक्शन क्या कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय उस कार्य को चित्त विकृति के कारण, यानी अनसाउंडनेस के कारण, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, उस कार्य की प्रकृति को, यानी उसके नेचर को, कार्य को, या जो कुछ भी वह कर रहा है वो दोषपूर्ण है, यानी रॉन्ग है, या विधि के प्रतिकूल है, यानी कंट्रारी टू लॉ है। या तो वो रॉन्ग है कार्य, या फिर वो कंट्रारी टू लॉ है, और इस बात को वह जानने में क्या है, इनकेपेबल है। ठीक है ना, इनकेपेबल ऑफ नोइंग, जानने में वो असमर्थ है। तो इसमें बात क्या हुई, यानी कोई बात अपराध है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस कार्य को करते समय या तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उस कार्य की प्रकृति को, या या फिर ये कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, इस बात को जानने में वो क्या है, इनकेपेबल है, असमर्थ है। तो ये विकृचित व्यक्ति के कार्य के संबंध में बात कही जाती है। अब यहां से इसके जो आवश्यक तत्व है जैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे यही होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है चित्त विकृत होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा, चित्त विकृति के कारण कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ होना चाहिए, या जो कुछ वह कर रहा है, यानी जो कार्य वह कर रहा है उस कार्य वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से जो है यहां पर चित्त विकृत व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को दोषी नहीं ठहराया जाता है। अब यहां पर जो केस लॉ है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये धारा भी, मतलब जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले तो इसमें बाद आता है मैकनाटन का वाद, मैकनाटन का वाद 1843 का। ठीक है। इस केस में जो है विकृचितता यानी अनसाउंडनेस के बारे में यहाँ पर कुछ सिद्धांत जो दिए गए थे। इस केस में हुआ ये था कि एक एक्यूज्ड जो था, जो अभियुक्त था, अभियुक्त ए नामक व्यक्ति था, इसने क्या किया, ये स्कॉटलैंड का निवासी था, तो ब्रिटिश
पीएम ये मानता था कि ब्रिटिश पीएम जो है उसके दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, वह अपने दुर्भाग्य का जिम्मेदार या दुर्भाग्य का कारण जो है इनको ब्रिटिश पीएम को समझता था। तो उसने सोचा कि मुझे ब्रिटिश पीएम को मतलब जो मानना है। अब हुआ क्या कि इसने गलती से ब्रिटिश पीएम के जो सचिव थे, ब्रिटिश पीएम के सचिव थे एडमंड ड्रमंड, यहां पर ये जो सचिव थे इनको ब्रिटिश पीएम समझ करके इनको मार दिया इसने, ठीक है ना। इनका जो निजी सचिव था ड्रमंड, इसको पीएम, और पीएम ब्रिटिश पीएम थे रॉबर्ट पील, तो इस सचिव को रॉबर्ट पील समझ कर के मार दिया, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो है ये ठहराया गया, यहाँ पे जो केस लॉ जो है जब पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है, उससे पहले ये था कमेटी के पास में, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है गया ये, तो इस तरह से तब वहां पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो क्या किया, 5 जो है सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए थे। तो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, जिसमें पहला है कि कोई भी व्यक्ति है वो अनसाउंड है या नहीं हमें इस बात से मतलब नहीं है, मतलब तो उसमें क्या था, उसमें ये कही थी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्वस्थ चित्तता यानी उसकी हेल्थ, यानी वो पूर्णतः स्वस्थ है, उसकी स्वस्थ चित्ता की उपधारणा प्रिजम्पशन की जाएगी, उसे मतलब जो है स्वस्थ माना जाएगा, ठीक है ना। जब तक, कब तक माना जाएगा, जब तक वो अपने आप को विकृत चित्त साबित ना कर दे, यानी अनसाउंड जब तक वो साबित नहीं कर देता है तब तक उसकी स्वस्थ चित्ता यानी उसके सही होने की, स्वस्थ होने की उपधारणा की जाएगी, ठीक है ना। और ये माना जाएगा कि वह कार्य की प्रकृति को, कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझता था, ठीक है। दूसरा यहां पर यही जो धारा 20 है, इस धारा 20 के ही फैक्ट को जो है यहां पर रिपीट किया गया था, यानी वो व्यक्ति जो है उस कार्य स्वस्थ चित्तता के कारण, मतलब विकृत चित्ता के कारण, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में, या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है या जानने में वो असमर्थ है, ये चीजें होनी चाहिए। तीसरा इसमें जो फैक्ट कहा गया था, तीसरा इसमें ये कहा गया था कि यदि जो एक्यूज्ड होता है उसको अगर ये पता है कि जो कार्य है वो विधि विरुद्ध है, अगर उसको पता है कि कार्य विधि विरुद्ध है तो फिर उसको दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो चौथा वाला जो पॉइंट है वो ये कहा था कि जो ऐसे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय नहीं ली जाएगी जो विचारण से पहले, ट्रायल से पहले अभियुक्त को जो है वो देखा हो, ठीक है, अभियुक्त को देखा हो। और उसके बाद में पांचवा इसमें यही कही गई थी कि जो अनसाउंड पर्सन होता है, अनसाउंड पर्सन जो होता है उसके द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है वह अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बातें इसमें कही गई थी। अब बात आती है यहां पर अन्य केस लॉ की। तो अन्य केस लॉ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक है कन्वी कुर्जी वर्सेस गुजरात राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी यही था कि एक व्यक्ति था जो अभियुक्त था, उसने क्या किया, अपने आप को ही अर्जुन मान लिया महाभारत का, ठीक है।
और अर्जुन मानकर खुद को ही अपने जो उपदेश देके कि मतलब सब कुछ नहीं है और अपना जो है कोई रिश्ता नाता नहीं है, सामने मतलब जो कृष्ण ने उपदेश दिए थे उन्हीं को अपने आप में सोच करके, और उसने अपने बच्चों को और पत्नी इनको मार डाला, पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर उसको धारा 84 का, यानी प्रेजेंट में धारा 20, धारा 84 का वहां पर लाभ मिला था। 20 नहीं 22 मतलब। ठीक है, तो इस तरह से ये केस था। उसके बाद में जो इसमें नेक्स्ट केस है वो है बसंतराव बाजीराव वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1949 नागपुर। ठीक है, इसमें यह था कि एक जड़ मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल था, उसने सोते समय जो है किसी व्यक्ति का जो है सिर धड़ से अलग करके और पीछे दीवार के पीछे छिप करके उसको देखने लगा कि अब ये व्यक्ति जागेगा तो कैसा फील करेगा, मतलब जो है। ठीक है, तो यहां पर जो है इस व्यक्ति को भी जो है धारा 84 का जो है लाभ मिला था, यानी सेक्शन 22 का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आर वर्सेस अर्नाल्ड का केस। ये प्री में पूछा जाता है। यहां पर ये बोला था कि जो विकृत चित्ता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वह स्थिति है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो स्थिति है, स्टेटस है, जिसमें व्यक्ति अच्छे और बुरे, ये लाइन भी डायरेक्ट पूछी जाती है कि वह व्यक्ति अच्छे और बुरे में अंतर करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है, इसमें ये बात कही गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है तबू चेतिया वर्सेस किंग एम्परर। ये भी प्री का केस है। मेंस में तो आप इनको लिख ही सकते हो, बाकी प्री में कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो एक तो मैकनाटन का हो गया, ठीक है, आर वर्सेस अर्नाल्ड का हो गया, ये केस प्री में पूछा जाता है, यहां से ये केस प्री में पूछा जाता है। तबू चेतिया वर्सेस किंग एम्परर का केस है। इसमें यही बोला था कि जो चिकित्सीय विकृत चित्ता जो होती है, एक तो डॉक्टर्स जो है अनसाउंडनेस घोषित करते हैं, ठीक है ना, चिकित्सीय विकृत चित्ता, चिकित्सीय विकृत चित्ता यहां पर पर्याप्त नहीं होती है, यानी धारा 84 के फैक्ट जो है वो यहां पर पूरे होने चाहिए, ये बात इसमें बोली थी। और ऐसे ही एक और केस है जो प्री में भी पूछा जाता है, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस झारखंड राज्य 2011 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में भी यही बोला था कि अभियुक्त को विधिक उन्मत्तता, लीगल इंसैनिटी जो है विधिक उन्मत्तता साबित करनी होती है, ना कि चिकित्सीय, मेडिकली, ना कि चिकित्सीय उन्मत्तता। ठीक है, तो ये इस तरह से केस है। उसके बाद में इसमें कुछ सिद्धांत हैं इससे रिलेटेड, जो विकृत चित्ता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं। ठीक, जैसे बेवरेल का वाद 1603, इसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, इसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का जो है क्या किया गया था, प्रतिपादन किया गया था, प्रपोज्ड किया गया था ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत को, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, फेरर का जो वाद है, फेरर का वाद में इस टेस्ट को जो है क्या मिली थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी।
ठीक है। और एक और वाद है हेडफील्ड। हेडफील्ड का वाद है। इस वाद में विक्षिप्त भ्रांति परीक्षण, विक्षिप्त भ्रांति परीक्षण का प्रतिपादन, ये टेस्ट से रिलेटेड है, का प्रतिपादन यहाँ पर प्रपोज्ड मतलब जो है वो किया गया था। ठीक है। उसके बाद में यहां पर है ऑक्सफोर्ड का वाद 1840। इसमें सही और गलत का इसमें सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद में फिर आता है बाउलर का वाद। इसमें उचित और अनुचित का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है ना। तो ये सारे केस आपको याद रखने हैं। अब जो मेंस के पर्पज से आप जब केस लिखोगे तो उसमें एक केस आपको और लिखना है, वो है चुन्नी बाई वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये लेटेस्ट केस है। इस पे इसमें ये कहा था कि जब जो अभियुक्त है, इसमें अभियुक्त जो था वो महिला थी। ठीक है। तो जब अभियुक्त अपने बच्चों को एक रॉड से, जो लोहे की रॉड थी, उससे सिर पर वार करके हत्याकारित करता है, और हत्याकारित करने के दौरान ही वो जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आने के कारण वो कार्य करता है। ठीक है। तो यहां पर उस व्यक्ति को इनविजिबल पावर, कोई अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर के वो हत्याकारित करता है बच्चों की, महिला जो है। तो यहां पर उसको जो है धारा 84 का लाभ दिया गया था। ठीक है। इसमें यही कहा गया था कि जो अदृश्य शक्ति है, ये कोई मेडिकली तो जो है रिपोर्ट इसकी नहीं होगी, वहां पर मेडिकली रिपोर्ट ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के आधार पर वहां पर जो है इसका लाभ उसको दिया था। ठीक है। मतलब लाभ देने का मतलब यहां पर यह है, मामले के तथ्य और परिस्थितियों में अभियुक्त को जो है इसका आशय यहां पर साबित नहीं होता था, इसलिए इसको धारा 304 का पार्ट 2 जो है उसके अधीन इसको दोषी ठहराया था, ना कि धारा 302 के। ठीक है। तो ये चीज थी इसमें। तो इस तरह से सेक्शन जो आपका सेक्शन 22 आपका कंप्लीट होता है, यानी 84 तक। अब आपके जो सेक्शन 23 और 24 यानी जो 85 और 86 से रिलेटेड है, उनको जो है हम कल देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इसमें मतलब फिर उसके बाद में कंसेंट से रिलेटेड जो पार्ट है वो चलेगा 87 से 91 तक है। वैसे तो 71 उसका कंसेंट वाला पार्ट जो है, और 92 93 ये अलग है। मतलब ऐसे ही इसमें जो चलेंगे हम आगे 23 से 24 के बाद 25 से, यहाँ से 25 से हम स्टार्ट करेंगे जो कंसेंट वाला है। पहले 23-24 एक साथ देख लेंगे, ये दोनों एक ही पार्ट है। इसमें केस लॉ भी है, प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।